बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस और हम लोगों ने कल बच्चों बात करी थी डीएनए और आरएनए के बारे में, डीएनए के बारे में बात करी थी और बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है यानी प्रोटीन का बनना जो है वो कैसे होता है और साथ ही साथ वो प्रोटीन किस तरीके से हमारी बॉडी में कैरेक्टर्स को डिसाइड करती है, कैसे हमारे शरीर के लक्षणों को डिसाइड करती है। तो मैंने कल आप लोगों को बच्चों बताया था कि हमारी बॉडी में जीन होते हैं और ये जीन क्या करते हैं, जीन डिसाइड करते हैं एग्जैक्टली आरएनए को इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर आरएनए क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ये सब बात हम लोगों ने कल बात करी थी और ये प्रोटीन हमारी बॉडी में कैरेक्टर को, हमारे जो भी लक्षण होते हैं, जो भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उनको डिसाइड करने का काम करता है। यानी प्रोटीन से ही हमारे कैरेक्टर्स बने होते हैं। तो बच्चों आरएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है, यानी जीन आदेश देता है आरएनए को और आरएनए प्रोटीन बनाता है। तो आरएनए सारा काम करता आरएनए है, लेकिन आरएनए जो है बच्चों कई तरीके के होते हैं। तो थोड़ा आरएनए के बारे में भी देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो आरएनए की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आरएनए एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके का ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये आरएनए का है। तो डीएनए हमेशा याद रखिएगा, डीएनए कैसे हम लोगों ने बनाया था, कल हम लोगों ने डीएनए देखा था, कुछ ऐसा होता है डीएनए। ठीक है, डीएनए कैसा होता है, ऐसा होता है डबल हेलिक्स। लेकिन आरएनए कैसा होता है, आरएनए एक धागे जैसा होता है। तो ये डीएनए एक रस्सी नुमा होता है और जो आरएनए होता है वो धागे नुमा होता है, याद रखिएगा। और ये जो आरएनए होता है बच्चों, इसमें एक चीज थोड़ा सा अलग होती है। जैसे डीएनए में एडेनिन होता है, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी जो क्षार होता है एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, बल्कि उसके जगह पर एक नाइट्रोजनी बेस होता है जिसे यूरेसिल के नाम से जानते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, कभी कभी कुछ एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि आरएनए में डीएनए से अलग नाइट्रोजनी क्षार कौन सा मौजूद होता है, तो आप बताएंगे यूरेसिल। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, आरएनए में पाया जाता है। या सवाल को थोड़ा सा और घुमा के पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल किसका स्थान लेता है, तो आप बताएंगे कि वो थाइमीन का, थाइमीन जो होता है, जो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन है, तो वो जो थाइमीन होता है उसका स्थान लेने का काम करता है यूरेसिल। तो डीएनए में पाया जाता है थाइमीन और साथ ही साथ हमारे आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल तो थाइमीन को रिप्लेस कर देता है यूरेसिल। पहला पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट तो यही याद रखिएगा कि जो डीएनए होता है वो ऐसे डबल हेलिक्स होता है और आरएनए जो होता है वो सिंगल धागे जैसा होता है। ये पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा, डीएनए में और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, दूसरा पॉइंट ये है कि डीएनए में थाइमीन नाम का नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है और यूरेसिल जो है पाया जाता है आरएनए में, थाइमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। और तीसरी बात जो आरएनए के बारे में आपको याद रखनी है बच्चों, कि जो आरएनए होता है वो कई टाइप का होता है। तो आरएनए जो है वो कई प्रकार का होता है। आरएनए का प्रकार, तो आरएनए के प्रकार की अगर बात की जाए तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए। क्या होता है बच्चों, मैसेंजर आरएनए। इसे क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये मैसेज को केंद्रक से जो है वो साइटोप्लाज्म तक ले आता है। अभी आपको इसका फंक्शन पता चलेगा। दूसरा आरएनए होता है जिसे हम लोग राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, आर आरएनए। ठीक है, इसे बोला जाता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये राइबोसोमल आरएनए होता है। और तीसरा होता है टी आरएनए। ठीक है, तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एमआरएनए, आरआरएनए और टी का मतलब हो जाता है ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ये 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। आरएनए हमेशा एक धागे जैसा होता है और साथ ही साथ इसमें थाइमीन की जगह पर जो नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है वो यूरेसिल होता है है। ये 3 पॉइंट बच्चों आपको याद रखने हैं। और ये जो आरएनए होता है, ये आरएनए के तीनों प्रकार जो है मिलकर जो है हमारी प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करने का काम करते हैं। तो बच्चों ये तीनों पॉइंट अपने शब्दों में लिखिए। क्या पहला, 3-4 मैंने बार बता दिया कि जो आरएनए होता है वो धागे जैसा होता है। दूसरा, इसमें नाइट्रोजनी क्षार 4 पाए जाते हैं, लेकिन थाइमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। और साथ ही साथ आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तीनों नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लीजिए बच्चों। प्रकार आपने देख लिया ना बच्चों। तो आरएनए का काम, ये तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो ये कैसे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, इसे देखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर इधर देखिएगा, मान लीजिए ये हमारी सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक है, तो मतलब न्यूक्लियस केंद्रक है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर क्या मौजूद है बच्चों, जीन मौजूद है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। आपको मैंने कल बताया था कि हमारे भोजन से
जो भोजन होता है उस भोजन से प्राप्त, ध्यान से देखिएगा कैसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसे देखिएगा। तो भोजन में जो प्रोटीन पाई जाती है बच्चों, जो भोजन में प्रोटीन मौजूद होती है, वो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और पाचन के बाद वो प्रोटीन बदल जाती है अमीनो अम्ल में। इसमें बदल जाती है, अमीनो अम्ल में बदल जाती है। और ये जो अमीनो अम्ल होता है ये पहुंच जाता है कहां पर, हमारे रुधिर में मिलकर हमारी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। तो ये जो अमीनो अम्ल होता है बच्चों, ये कच्चे माल की तरह से काम करता है, यानी इसी से हमारे शरीर के प्रोटीन, हमारी कोशिकाएं प्रोटीन बनाती हैं। तो ये अमीनो अम्ल एक तरीके से कच्चा माल होता है जो कि हमारे आगे की प्रोटीन बनाने के काम आता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि एक आरएनए होता है टीआरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, जिसको मैंने आप लोगों को बताया। और इसी के आगे ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपके जहां पर केंद्रक होता है, उस केंद्रक के चारों तरफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, कल दिखाया था आपको। और यहीं पर पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम मैंने कल बताया था। और इसी राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं बच्चों राइबोसोमल आरएनए। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोमल आरएनए, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पूरा फॉर्म में तो आपने लिखा ही है। तो यहां पर पाया जाता है आरआरएनए, ठीक है, आरआरएनए, यानी राइबोसोम जो होता है ना, उसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, आरआरएनए। टीआरएनए साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। आरआरएनए राइबोसोम के अंदर मौजूद होता है। यहां पर क्या मौजूद होता है? जीन मौजूद होती है, यानी डीएनए मौजूद होता है, ठीक है बच्चों, और होता जीन मौजूद होती है। अब होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल कलम रोक दीजिएगा और देखिएगा कितनी मजेदार चीज तुम्हें समझ में आएगी, कैसे ये सारा प्रोटीन बनता है। तो देखियो बच्चों, सबसे पहले जीन है, जीन जो है वो बॉस है, ठीक है। ये जीन जो बॉस है, यानी कि कोई भी जीन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का काम करता है, ये जीन इंस्ट्रक्शन देता है या एक स्पेशल टाइप का आरएनए प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है एमआरएनए। एमआरएनए प्रोड्यूस कौन करता है? जीन करता है। जीन अपने निर्देशानुसार या अपने रसायन केमिकल के अनुसार, ठीक है, अपने एमआरएनए को प्रोड्यूस करता है। कहां पर प्रोड्यूस करता है? केंद्रक के अंदर। अब ये जो एमआरएनए है, इसका काम क्या होता है? मैसेज को ले आना। तो ये जो जीन है अपने आदेशों को, अपने मैसेज को कन्वे करता है एमआरएनए को। एमआरएनए न्यूक्लियस से होकर और वापस बाहर आता है कहां पर? आरआरएनए के पास। कहां पर आता है बच्चों? आरआरएनए के पास। और आरआरएनए को मैसेज कन्वे करता है कि जीन ने हम मुझे निर्देशित किया है कि तुम एक इस तरीके का प्रोटीन, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनाओ। तो जिस टाइप का जीन होता है उसी टाइप का निर्देश एमआरएनए को देता है, और वही एमआरएनए जो है आगे आकर आरआरएनए को निर्देश देता है कि तुम इस टाइप का प्रोटीन बनाओ जैसा जीन ने कहा है। आरआरएनए कहता है मैं प्रोटीन तो बना दूंगा, लेकिन मेरे पास कच्चा माल लाकर मुझे देने वाला, यानी इस जो प्रोटीन बनाने का आदेश जीन ने दिया है, उसको उस टाइप के प्रोटीन को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए मुझे, उसे लाकर देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में टीआरएनए इस संदेश को पढ़ता है जो एमआरएनए जिस संदेश को देता है, तो टीआरएनए इस एमआरएनए के संदेश को समझ जाता है कि किस टाइप का प्रोटीन बनना है। तो फाइनली टीआरएनए क्या करता है, ये जो कच्चा माल होता है, जो अमीनो अम्ल जो हमारे खाने से, हमारे भोजन से, या अमीनो अम्ल जो है जो हमारी कोशिकाओं में पहुंचा है, उसे उनमें से जो जरूरी अमीनो अम्ल होते हैं, जो जरूरी अमीनो अम्ल होते हैं, उसको टीआरएनए लाता है और ला के प्रदान कर देता है किसको? आरआरएनए को। यानी कच्चा माल लाने का काम कौन करता है? टीआरएनए। और जब आरआरएनए को वो कच्चा माल मिल जाता है, अमीनो एसिड मिल जाता है, तो वो सारे अमीनो एसिड जो कि जरूरी होते हैं, उन सारे अमीनो एसिड को एक दूसरे से जोड़ जोड़कर लंबी चेन बना देता है। और यही जो लंबी चेन बनती है अमीनो एसिड की, यही हो जाता है प्रोटीन। क्या कहलाता है बच्चों? प्रोटीन कहलाता है, यानी एक प्रकार की प्रोटीन बन गई। अब इसको एग्जांपल के तौर पर अगर देखने की कोशिश करो, जिससे कि तुम्हें पक्का हो जाएगा, ये बात तुम्हें समझ में तो आ गई होगी, लेकिन अगर तुम्हें और पक्का करना है तो मैं फिर से तुमको बताता हूं। समझो, मान लो ये इंसुलिन, अब एक एग्जांपल से समझो, मान लो ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, इंसुलिन प्रोड्यूस करवाना चाहता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाना चाहता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है मुझे? तो आपको ये तो बात कल पता ही चल गई थी कि हमारी बॉडी में हर एक कैरेक्टर को डिसाइड करने वाले जीन होते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस कराने वाले जीन भी मौजूद हैं, ठीक है, इंसुलिन को प्रोड्यूस कराने वाले जीन भी मौजूद हैं। अब अगर इंसुलिन को प्रोड्यूस कराने वाले जीन मौजूद हैं, तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस कराने वाले जीन अपने मैसेज को किसको फॉरवर्ड करेंगे? एमआरएनए को फॉरवर्ड करेंगे कि भैया जाकर, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन तुम बाहर जा सकते हो। कौन बाहर जा सकता है? एमआरएनए। तो जाओ तुम इंसुलिन नाम का प्रोटीन बनवाओ, ठीक है। एमआरएनए कहता है ठीक है सर हम जा रहे हैं, और इस संदेश को किसको दे देंगे? आरआरएनए को। और इस संदेश को किसको दे देंगे? टीआरएनए को, कि बॉस ने कहा है, यानी जीन ने कहा है इंसुलिन नाम का प्रोटीन बनाओ। तो आरआरएनए कहता है ठीक है मैं प्रोटीन बना दूंगा, इंसुलिन नाम का प्रोटीन बना दूंगा। टीआरएनए से कह दो जो जरूरी अमीनो अम्ल है, मैंने कल बताया था 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं, हमारे शरीर में बनते हैं। तो इन 20 प्रकार में जो जरूरी अमीनो अम्ल होता है, जो जरूरी कच्चा माल होता है, जो प्रोटीन बनाने के लिए, उसको ये टीआरएनए इस साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल मौजूद होता है, और इस टीआरएनए उस कच्चे माल को लाकर किसको दे देता है? आरआरएनए को प्रदान कर देता है, आरआरएनए को ट्रांसफर कर देता है। अब टीआरएनए लाकर इसने कच्चा माल आरआरएनए को दे दिया, निर्देश मिल चुका है एमआरएनए के द्वारा कि इस तरीके का, यानी इंसुलिन नाम का प्रोटीन बनाओ। आरआरएनए का क्या करता है? सारे कच्चे मालों को, यानी कि सारे अमीनो अम्लों को एक दूसरे से जोड़कर एक लंबी चेन बना देता है, और इस तरीके से एक इंसुलिन नाम का प्रोटीन या इंसुलिन नाम का हार्मोन के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और ये इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है हमारी जो कोशिका होती है उससे बाहर निकलकर हमारे ब्लड में मिल जाता है, और फिर हमारे ब्लड में मिलकर हमारी बॉडी के ग्लूकोज को क्या करता है? मैनेज करने का काम करता है, ग्लूकोज को के लेवल को कम करने का काम करता है। तो इस तरीके से बच्चों अगर ध्यान दें, इस बात को मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कैसे प्रोटीन का काम होता है। तो इस तरीके से अगर हम इसको जनरल वे में देखने की कोशिश करें बच्चों, एक थोड़ा सा मजेदार उदाहरणों से देखने की कोशिश करें जिससे तुम्हें हमेशा याद हो जाए। तो जीन क्या हो गया? एक तरीके का क्या हो गया? बॉस हो गया, ठीक है। ये जो एमआरएनए होता है ये कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ये कॉन्ट्रैक्टर हो गया कि भैया, तो बॉस ने कहा देखो मेरे पास समय नहीं है, तुम एमआरएनए से कहा जाकर तुमको मैं कॉन्ट्रैक्ट देता हूं कि जाकर तुम इंसुलिन नाम का प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन बनाओ जिस टाइप का वो जीन होता है। तो जीन बॉस हो गया, एमआरएनए कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठीक है। एमआरएनए क्या हो गया बच्चों? कॉन्ट्रैक्टर हो गया। आरआरएनए मिस्त्री हो गया। क्या हो गया ये बच्चों? ये आरआरएनए क्या हो गया? मिस्त्री हो गया, ठीक है, जो ला के जोड़ के ईंटों को मसाला सब जोड़ेगा। तो जीन कहता है जाओ ऐसा घर बनाओ जैसा मैं चाहता हूं। एमआरएनए कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कहता है मैं वैसा ही घर बनवाऊंगा जैसा आप चाहते हैं बॉस, ठीक है। तो एमआरएनए लाकर अपने मिस्त्री से कहता है सुनो मिस्त्री मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि तुम इस तरीके का एक घर बनाओ। तो आरआरएनए कहता है ठीक
ठीक है मैं घर तो बना दूंगा, मिस्त्री है, लेकिन मुझे एक लेबर चाहिए जो ला ला के मुझे सीमेंट बालू मुझे देता रहे, कच्चा माल देता रहे। तो टीआरएनए क्या हो गया, एक क्या हो गया बच्चों, लेबर टाइप का काम करता है। वो क्या करता है, सारे अमीनो अम्लों को ले जाता है, जो जरूरी अमीनो अम्ल होते हैं उनको आरआरएनए को देता है, मिस्त्री उस सारे जो भी अमीनो अम्ल होते हैं उनको जोड़कर प्रोटीन का निर्माण कर देता है, घर का निर्माण कर देता है। और किसके निर्देशानुसार, एमआरएनए के निर्देशानुसार। और एमआरएनए को कौन निर्देश दे रहा है, जीन दे रहा है। तो जीन हो गया बॉस, एमआरएनए कॉन्ट्रैक्टर, आरआरएनए मिस्त्री और टीआरएनए क्या हो गया बच्चों, लेबर। तो होप मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से पहले नॉर्मल, फिर उसके बाद एग्जांपल के साथ और फिर बिल्कुल सिंप्लीफाइड, बिल्कुल लेबर और इसका उदाहरण देकर मैंने आप लोगों को समझाया। होप कि अगर बिल्कुल जीरो करके भी तुम दिमाग बैठे होगे, नहीं भी अपने दिमाग में घुसेड़ना चाह रहे होगे, तब भी ये घुस गया होगा कि कैसे हमारे शरीर में प्रोटीनों का निर्माण होता है और यही प्रोटीन हमारे शरीर के लक्षण का विकास करते हैं। तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बिल्कुल बात क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर हो गई बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब पूरी जिंदगी में कभी मत भूलना कि कैसे ये प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हमारे शरीर में कमी नहीं होती, प्रोटीन बनते रहते हैं, लगातार बनते रहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, ठीक है। अब देखो बच्चों, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया कि तुम लोग गजब गजब तरीके से सीख रहे हो, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करें, ठीक है, इसी चीज को समझने की कोशिश करें, तो ये जो प्रोटीन संश्लेषण है, ये जो प्रोटीन संश्लेषण है यानी प्रोटीन का जो निर्माण है, या प्रोटीन को हम लोग हिंदी में बोले तो प्रोटीन संश्लेषण है। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया है, अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में 2 स्टेप हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कलम रोक के समझिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया बच्चों, बहुत बढ़िया लक्ष्मी, बहुत बढ़िया राजलक्ष्मी सिन्हा। चलो इधर देखते हैं बच्चों, तो अब थोड़ा सा और समझ लो, मजा और आ जाएगा। अगर आनंद का की चरम सीमा पर पहुंचना चाहते हो, अगर आनंद की पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहते हो, अगर वाकई में तुम पढ़ने लिखने वाले हो, अगर वाकई में तुम्हें पढ़ाई लिखाई से मतलब है, पढ़ाई लिखाई के लिए तुम क्लास में आ रहे हो, तो डेफिनेटली अभी तुमको जो है वो मतलब कह सकते हैं ना कि मतलब आनंद की पराकाष्ठा पे तुम पहुंच जाओगे, चरम सीमा पर पहुंचने वाले हो, इसको समझने के बाद, ठीक है। इधर देखो बच्चों, अब होगा क्या, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में तुम देखो ध्यान से, ये पूरी जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें तुम अगर ध्यान से देखो, तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, जीन एमआरएनए को निर्देशित कर रहा है, जीन एमआरएनए को प्रोड्यूस कर रहा है, जीन एमआरएनए को निर्देशित कर रहा है। जरा देखिए इधर, तो सबसे पहला स्टेप में क्या हुआ, जीन, यानी जीन किससे बना हुआ है, डीएनए से। तो ये जीन किसको निर्देशित कर रहा है बच्चों, एमआरएनए को निर्देशित कर रहा है या एमआरएनए को प्रोड्यूस कर रहा है। तो पहले स्टेप में जीन या डीएनए एमआरएनए प्रोड्यूस कर रहा है या एमआरएनए को निर्देशित कर रहा है, ठीक है। और दूसरा स्टेप आप क्या देख रहे हो कि आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए तीनों मिलकर, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, यानी सारे आरएनए मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। सारे आरएनए मिलकर क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। तो आरएनए सारे मिलकर प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, और जीन जो है वो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, जीन एमआरएनए प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरे स्टेप में आरएनए प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यही तो 2 स्टेप हो रहे हैं ना। अब इसमें जो पहला स्टेप है जिसमें जीन एमआरएनए का निर्देशन कर रहा है या डीएनए एमआरएनए प्रोड्यूस कर रहा है, इस प्रक्रिया को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया बोलते हैं। और जो आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, सारे आरएनए मिलकर प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन। इसका मतलब प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो 2 प्रक्रियाओं का जोड़ है, 2 प्रक्रियाओं का मिलन है। कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन जिसमें जीन एमआरएनए बनाता है, और दूसरा क्या है, सारे आरएनए मिलकर प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन संश्लेषण। अगर आपसे पूछा जाए कि ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है, प्रोटीन संश्लेषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीन एमआरएनए को उत्पादित करता है या एमआरएनए का निर्माण करता है या एमआरएनए को निर्देशित करता है, और ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सारे आरएनए मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया क्या होती है, मुझे लगता है कि चाहे वो साइंस स्टूडेंट होगा चाहे वो नॉन साइंस स्टूडेंट होगा, जो आज तक नहीं जानता होगा, समझा होगा, वो आज उसको 100% ये बात क्लियर हो गई होगी। जल्दी से बताओ, अच्छा जितने लोग नॉन साइंस स्टूडेंट हैं या नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, वो कमेंट करें कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। वो चैलेंज वो बताएं कि सर बिल्कुल हम किसी को भी समझा सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रक्रिया क्या है। नॉन साइंस स्टूडेंट, नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट कमेंट करें। बहुत बढ़िया 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 बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जानते हो बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ, तुमको एक बात, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जो बात मैं बताने वाला हूं उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम नॉन साइंस स्टूडेंट हो और नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट हो, और तुम कह रहे हो कि सर मुझे समझ में आ गया और मैं किसी को भी समझा सकता हूं ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, अगर तुम इस बात का चैलेंज कर रहे हो और ईमानदारी से कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया, ये मुझे यकीन है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो बात आपको आगे बताने वाला हूं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगी। ये जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जो तुम चैलेंज कर रहे हो, नॉन साइंस होते हुए भी, नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट होते हुए भी, कि मुझे ये समझ में आ गई, मैं किसी को समझा सकता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, ये बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की सबसे मुश्किल प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है। जो बच्चे बीएससी एमएससी करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो बायोलॉजी से करते हैं, वो भी कभी कभी इसमें हाथ पका जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या ट्रांसक्रिप्शन है या ट्रांसलेशन। उनसे पूछ लो, बिल्कुल उनके पसीने छूट जाते हैं, ये मैं तुमको बता रहा हूं। और मेरी इस बात को समर्थन करेंगे बायोलॉजी स्टूडेंट जो वाकई में बायोलॉजी से बीएससी एमएससी कर रहे हैं, वो बताएंगे क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या वाकई में ये बात है कि नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन जैसी प्रक्रियाएं जो सबसे मुश्किल रिएक्शंस मानी जाती हैं, बहुत मुश्किल मानी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के अंदर ये ताकत अब डेवलप हो चुकी है कि आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, नॉन बायोलॉजी नॉन साइंस स्टूडेंट होते हुए। तो ये बात आप समझ लो, इसका मतलब क्या होता है,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, या देखो अभी त्रिपाठी कर रही हैं, सही सही सर, आप सही कह रहे हैं, ठीक है, और भी जो बायोलॉजी स्टूडेंट है मेरी बात को समर्थन करेंगे, मेरी उनको एकदम सही बोल रहे हैं, राजीव भाई बोल रहे हैं, ठीक है, उत्तम धीमर बोल रहे हैं, एकदम सही सर, ठीक है, ठीक है, और नीरजा नीरजा भी बोल रही हैं, ठीक है, ये सब बायोलॉजी स्टूडेंट है, मुझे लगता है आर्यन यादव बोल रहे हैं, ठीक है, मैं बायोलॉजी, आर्यन यादव बायोलॉजी स्टूडेंट है, ठीक है, और ज्योति दायमा कह रही हैं कि सर मैं बीएससी में हूं, ये सबसे हार्ड टॉपिक था। तो मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी स्टूडेंट भी ये बात बोल रहे हैं कि सबसे हार्ड टॉपिक होता है, नहीं समझ में आता है, बीएससी एमएससी करने के बावजूद भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है? इससे क्या पता चलता है कि दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, कोई प्रोसेस मुश्किल नहीं है। विज्ञान तो सबसे ज्यादा रीजनिंग वाली चीज है, सबसे ज्यादा तार्किक चीज है, ये तो तुरंत, क्योंकि हर एक चीज के पीछे कारण होता है और हर एक चीज के पीछे प्रक्रिया होती है, तो बहुत आसान है। विज्ञान मुश्किल नहीं है, विज्ञान को मुश्किल हमारे लिए बनाया गया, हमारे पूर्व जो टीचर थे उन्होंने मुश्किल बना बना के पेश किया, उन्होंने सही से हमें समझाया नहीं, सिर्फ लिखवा दिया, रटवा दिया। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हमारी क्लास में मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि सर आप बस लिखवा दिया कीजिए, आप सिर्फ रटवा दिया कीजिए, आप सिर्फ नोट करा दिया कीजिए, उनका पूरा कंसंट्रेशन नोट बनाने में है, नोट्स बनाने में है, वो समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वो प्रोसेस ही नहीं बताई गई, उनको हमेशा लिखवा दिया गया, रटवा दिया गया और पोथी बनवा दी गई, ठीक है, बनवा दी गई, वो पास होते रहे, वो सोचते हैं यूपीएससी भी वैसे ही निकल जाएगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, यूपीएससी निकलेगा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से, यूपीएससी निकलेगा मेरे लिखवाने से नहीं, यकीन मानो आपके लिखने से यूपीएससी निकलेगा। आप जितनी कलम चलाओगे, जितना आप, मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर कराना और आपका काम है उस कॉन्सेप्ट को समझकर अपने शब्दों में उतारना। जब ये काम होगा कि एक टीचर, यूपीएससी के टीचर आपका एक एक कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक का क्लियर करे और आप उन कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके और फिर उसके बाद अपनी कलम से अपने शब्दों में उतारें। आ रही बात समझ में? अगर यूपीएससी निकालना है तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब प्रक्रियाएं मुश्किल नहीं है, ठीक है, साइंस के कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, हमने उसको मुश्किल बनाया है। और बनाया इसलिए है क्योंकि टीचर की दिक्कत ये थी कि वो समझाना नहीं चाहता था और वो सोचता था, मतलब या तो उसको आता नहीं था या तो उसने जो है सोचता था कि आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए समझाया नहीं उसको सरल तरीके से। और आप भी हमेशा वही चीज की रटवा दिया जाए, लिखवा दिया जाए, किसी तरह से नंबर आ जाए, तो सर अब ऐसा नहीं होगा। तो होप मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपको पता चलता है कि साइंस मुश्किल नहीं है, बल्कि साइंस बहुत आसान है, बस हमें समझने की बात है। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, बहुत सारे लोगों ने इसको उतार भी लिया होगा और बहुत अच्छे से इसको समझ भी लिया होगा। बिल्कुल बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? थैंक यू तनु, तनु थैंक यू अमीशा, बहुत बढ़िया रुद्र प्रताप भाई, बहुत बढ़िया, प्रशासन बिल्कुल सही, चौधरी विवेक, थैंक यू चौधरी विवेक, थैंक यू अभी, बहुत बढ़िया नीरजा, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों जल्दी से इसे नोट कर लो, और अगर शब्दों में नोट करना चाहते हो तो लिख लो प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में, ठीक है, इसे पूरा उतार लो, पूरा उतार लो, साथ ही साथ मैं जो बोल रहा हूं उसको भी नोट कर लो। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों के कमेंट देखकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब कह रहे हैं कि मैं समझा दूंगा, मैं समझ लूंगा, ठीक है, बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया, मुझे आनंद आ गया, मतलब समझ लो दिल गदगद हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, ठीक है, थैंक यू अनामिका, थैंक यू सो मच, थैंक यू आर्यन भाई, ठीक है, मेरे कलेजे के टुकड़ों, जल्दी से लिख लो कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया, वैसे तो तुम लोग लिख चुके होंगे लेकिन फिर भी जो अभी थोड़ा सा अभी पुरानी प्रक्रिया में ही है तो उनके लिए, कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। पहला लिखिएगा, पहला ट्रांसक्रिप्शन, पहला ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रक्रिया में जीन 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 एमआरएनए का निर्माण करते हैं अथवा एमआरएनए को निर्देशित करते हैं, जीन एमआरएनए का निर्माण करते हैं अथवा एमआरएनए को निर्देशित करते हैं, एमआरएनए का निर्माण करते हैं अथवा एमआरएनए का को निर्देशित करते हैं। थैंक यू दीपक। दूसरा दूसरा ट्रांसलेशन, दूसरा ट्रांसलेशन, दूसरा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन या प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में सभी आरएनए मिलकर, इस प्रक्रिया में सभी आरएनए मिलकर प्रोटीन का अमीनो अम्लों की मदद से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो ये दोनों प्रक्रिया आप लोगों ने नोट कर ली, दोनों प्रक्रिया जो है लिख ली, और यहाँ पर आपको पता चल गया कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। इसका एक बड़ा अच्छा कार्टून था बच्चों, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं दिखाना चाहूंगा। एक कार्टून भी है, जैसे मैंने तुम लोगों को मिस्त्री वाला बताया, एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर वाला बताया, और लेबर वाला बताया, बॉस वाला बताया, उसी तरीके से कार्टून मुझको ऑनलाइन मिला था, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। तो जैसे रेस्टोरेंट में आप लोग जाते हैं और रेस्टोरेंट में जो है वो कोई कस्टमर आपसे डिमांड करता है कि मुझे प्रोटीन एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन चाहिए, मतलब खाना मांगता है। तो जब खाना वो मांगता है, कोई डिश आपसे ऑर्डर करता है, तो जल्दी से जो मेन शेफ होता है वो अंदर से आके कहता है, जो ऑर्डर लेकर आता है कि भाई ये जो डिश है वो टेबल 2 पर जाएगी, और फिर जितने भी अंदर बनाने वाले होते हैं, खाने को बनाने वाले होते हैं, वो कहते हैं यस शेफ, बिल्कुल हम लोग तुरंत बनाकर अभी तुरंत ऑर्डर दे देते हैं। तो जैसे किसी कस्टमर ने कहा कि प्रोटीन मुझे चाहिए, इस एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन चाहिए, तो जैसे प्रोटीन के लिए ऑर्डर करता है, जो मेन शेफ होता है जो ऑर्डर लेकर आता है वो कहता है प्रोटीन फॉर टेबल 2, प्रोटीन टेबल 2 के लिए जल्दी बनाओ। तो इधर एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए मिलकर तुरंत जो है वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। अब आरआरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, एमआरएनए क्या कर देता है, उस निर्देश को देता है कि कैसे प्रोटीन बनाना है, और टीआरएनए क्या करता है, कच्चा माल ला के देना शुरू कर देता है। तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जबकि जीन क्या काम करता है, जीन क्या करता है, निर्देशित देता है कि कौन सा प्रोटीन इस वक्त बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो ये कार्टून था जिसको मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दें तो और मजा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कार्टून था, इसको बनाना नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे मैंने मजे के लिए समझा दिया, ठीक है, मतलब दिखा दिया। चलो अब क्या होता है बच्चों की इस दुनिया में, सुनिएगा ध्यान से, अब इस दुनिया में
जब ये बात पता चली कि हर एक शरीर में जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी मतलब कैरेक्टर्स हैं, जो भी लक्षण हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब ये बात पता चली तो फिर लोगों के अंदर मतलब ये क्यूरियोसिटी आई, ये लोगों के अंदर ये बात थोड़ा सा क्यूरियस हुए, हमारे दुनिया में लोग, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वो क्यूरियस हुए कि आखिर पता किया जाए कि मनुष्य के शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें कितने जीन हैं। मतलब जब ये बात पता चली कि जीन ही से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो फिर उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए कि हमारे शरीर में कितने जीन मौजूद हैं, कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन बनाता है, क्या उसकी प्रक्रियाएं हैं, कौन सा जीन किस गुणसूत्र पर मौजूद है। भाई जीन मैंने आपको बताया ना कि 20,000 जीन पाए जाते हैं। अब ये जो 20,000 जीन है, ठीक है, 20,000 जीन है, ये अलग अलग गुणसूत्रों पे पाए जाएंगे। कोई नंबर 1 जो गुणसूत्र पर पाया जाएगा, कितने 46 गुणसूत्र होते हैं ना, तो कोई नंबर 1 पे पाया जाएगा, कोई नंबर 10 पे पाया जाएगा, कोई नंबर 12 पे पाया जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि हमारे शरीर में जितने भी जीन पाए जाते हैं वो किस गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, उनका नंबर किस नंबर पर पाए जाते हैं और कहां-कहां प्रेजेंट होते हैं, इस चीज को हमें थोड़ा समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए। तो एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य क्या था मेरे प्यारे बच्चों, कि मनुष्य के शरीर में जितने भी जीन मौजूद हैं, ठीक है, जितने भी जीनोम मौजूद हैं उनके बारे में पढ़ा जाए, उनके बारे में समझा जाए, उनके बारे में जाना जाए, ठीक है। अब उसको समझने और जानने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 1990 में बच्चों, और वो प्रोजेक्ट 1990 में उसकी शुरुआत हुई। और उस 1990 से जब वैज्ञानिकों ने उस हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जीनों को समझना शुरू किया कि कौन सा जीन कहां पाया जाता है, किस कैरेक्टर के लिए, किस लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, तो समझते समझते 1990 से लेकर 2003 हो गया और हमारे शरीर के 92% जीनों को अच्छे से समझ लिया गया। 92% जीनों को अच्छे से समझ लिया गया कि कौन से जीन कहां मौजूद होते हैं, किस गुणसूत्र पर होते हैं, कैसा प्रोटीन बनाते हैं और कौन से लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 92% जीनों को समझ लिया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना के तहत। यह मानव जीनोम परियोजना 2003 में समाप्त कर दी गई, क्योंकि उसके बाद जो बचे हुए 8% जीनोम था, 8% जीन थे, उनके बारे में हमें कोई खास आइडिया नहीं हो पाया, क्योंकि उसको समझना, उसको जानना थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा जटिल था। और उस वक्त तक हमारे पास दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स नहीं मौजूद थे जो आज मौजूद हैं। इस तरीके से सुपर पावरफुल जो कंप्यूटर्स हैं वो मौजूद नहीं थे उस जमाने में, ठीक है, 2003 तक। तो फिर फाइनली ये सोचा गया, चलो जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हो जाएंगे, अच्छे पावरफुल सुपर कंप्यूटर हो जाएंगे, तो उनकी मदद से जो बचे हुए जटिल जीन है उनको समझा जाएगा, उनको जाना जाएगा और उनकी जो लोकेशन है उनका पता किया जाएगा। फिर उसके बाद 2020 के करीब एक परियोजना और शुरू की गई, ठीक है, और उसका नाम था टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम। क्या नाम दिया गया था बच्चों? टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम। अब ये जो टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम नाम का प्रोजेक्ट था, ये किस चीज के लिए था? ये था जो बचे हुए 8% जो जीन जो पहले हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में नहीं समझ पाए थे, तो बचे हुए जो जीन थे, टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम नाम के प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, क्योंकि अब तक हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स आ चुके थे, बेहतरीन कंप्यूटर्स आ चुके थे। उनकी मदद से हम बचे हुए जो जटिल जीन जो पहले हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में नहीं समझ पाए थे उनके बारे में, उसको समझने का प्रयास किया गया। और फाइनली रिजल्ट ये रहा मेरे प्यारे बच्चों कि 2022 में मानवता ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया कि मानव जीनोम को, यानी कि 92% ऑलरेडी पहले से हमें पता था, 8% टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम से पता हो गया, और फाइनली 2022 में इंसानों का 100% जीनोम जो है, ठीक है, जीनोम यानी कि जीन, इनको समझ लिया गया, इनको जो है वो सीक्वेंस कर लिया गया, इनको जो है क्रमित कर लिया गया। और फाइनली अब हमें पता है कि कौन सा जीन कहां पाया जाता है, कौन सा जीन किस तरीके के प्रोटीन का निर्माण करता है, ये सारी बातें अब हमें पता हो चुकी हैं। तो 2022 में मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कि हमने मानव जीनोमों को समझा और साथ ही साथ उसको सीक्वेंस कर लिया, उसको जो है एक तरीके से क्रमित कर लिया। अब आप कहेंगे सर इससे फायदा क्या होगा? अरे मेरे प्यारे बेटे, बहुत फायदा होगा। क्यों नहीं फायदा होगा? जरा सोचो कि अभी दुनिया में जितनी भी, अगर हमें 100% जीनों के बारे में पता हो गया, तो इससे फायदा यह होगा कि हमें हमारे शरीर के हर लक्षणों के जीन के बारे में आइडिया हो गया। कौन से जीन हमारी आंखों को डिसाइड करते हैं, कौन से जीन हमारी आंखों के रंग को डिसाइड करते हैं, कौन हमारे बालों को घुंघराला बनाते हैं, कौन हमारे बालों को मतलब कर्ली बनाते हैं, कौन से जीन ऐसे हैं हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियों को जन्म देते हैं, कौन से जीन हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से जीन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, हमारे दुनिया में कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें जो है वो बीमारियां कम हैं। तो कुल मिलाकर हमें हर एक चीज के बारे में अब आइडिया हो जाएगा। अब अगर हमें आइडिया हो गया कि कौन से बीमारियों वाले जीन हैं, कहां पाए जाते हैं, तो हम उनको लक्षित कर सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। और आगे आने वाली जो एक प्रक्रिया जो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा, जिसे हम लोग जीनोम एडिटिंग कहते हैं या जीन चिकित्सा कहते हैं, उन जीन चिकित्सा की मदद से बीमारियों वाले जो जीन हैं उनको निकालकर बाहर किया जा सकता है, अच्छे जीनों का प्रवेश कराया जा सकता है, जिससे हमारे शरीर में जो आनुवांशिक बीमारियां हैं, जो आनुवांशिकी से होती हैं या कोई डेंजरस बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, उनको लक्षित करके उनको सही किया जा सकता है। तो ये सब चीजें पॉसिबल तभी हो पाएंगी, ठीक है, जब हम जीनोमों के बारे में, क्योंकि आपको पता है आपके शरीर में चाहे बीमारियां हो, चाहे वो अच्छे कैरेक्टर हो, चाहे बुरे कैरेक्टर हो, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन रिस्पॉन्सिबल है। और हमें पता चल जाए कि ये जीन ये काम करता है, तो हम अच्छे जीनों को जो है प्रमोट कर सकते हैं और जो बुरे जीन है उनको शरीर से बाहर कर सकते हैं जीन चिकित्सा की मदद से। इसके अलावा एक फायदा और होगा, बड़े मजेदार, जैसे अभी बच्चा पैदा होता है तो जैसे कुंडली बनाते हैं, अब जीन कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी कुंडली बना दी कि भैया ये भविष्य में ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसके साथ ये घटना हो सकती है, वो घटना हो सकती है। तो भैया बच्चा फ्यूचर इस चीज का है कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी कुंडली नहीं बनेगी, बल्कि सबसे पहले जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके डीएनए की जांच कर ली जाएगी, फ्यूचर में उसके जीनोम की जांच कर ली जाएगी और पता चल जाएगा कि उस जीनोम की जांच से ये बात पता चल जाएगी कि ये बच्चा फ्यूचर में क्या क्या अच्छा कर सकता है, कैसे कैसे बेहतर कर सकता है। मान लीजिए वो खिलाड़ी बनने के उसके अंदर ऐसे जीन मौजूद हैं कि उसकी मसल्स मजबूत होंगी, वो उसके अंदर जो है लंग कैपेसिटी अच्छी होगी, तो फ्यूचर में वो धावक बन सकता है, वो जो है रेसर बन सकता है, वो स्पोर्ट्स में जा सकता है। तो हम पहले से ही हमें पता हो कि भैया ये स्पोर्ट्स में जा सकता है, हम उसे स्पोर्ट्स में डालेंगे, क्यों आईएएस बनाएंगे जबरदस्ती, ठीक है। कोई कलाकार किसी के अंदर जो है वो मान लीजिए कोई बीमारी पता चल जाती है कि इस बच्चे को फ्यूचर में डायबिटीज हो सकती है क्योंकि इसके अंदर खराब जीन है इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले, तो हम उसको बच्चे को बचपन से ही ऐसे प्रिकॉशन देंगे कि वो जो है वो चीनी मतलब मीठे में परहेज करे, ठीक है, शुगर में परहेज करे, जिससे कि वो बीमार ना हो। और अगर कभी फ्यूचर में उसके अंदर थोड़े बहुत लक्षण
बीमारियों वाले आते हैं, उसके डायबिटीज वाले आते हैं, तुरंत हमें समझ में आ जाएगा कि नहीं साहब ये जो है इसको बीमारी हो सकती थी, डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती थी और इसे बीमारी ये वाली हो सकती है, तो तुरंत जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोसिस बन जाएगा, जल्दी जल्दी उसका इलाज शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी जो है वो सही मतलब उसको कंट्रोल भी किया जा सकेगा। तो मतलब अगर हमें बचपन से ही सब कुछ पता है अपने बच्चों के बारे में, तो हम किसी भी चीज को टारगेट कर सकते हैं ना, चाहे फ्यूचर हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे अच्छे लक्षण हो, चाहे बुरे लक्षण हो, तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी मतलब खोज हुई, जिसमें भारत कह रहा हूं, दुनिया में जो है वो टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जिसके बाद 100% ह्यूमन जीनोम को समझा जा चुका। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल बच्चों ये सारी की सारी चीजें अब हो रही हैं, तो जल्दी से इसके बारे में लिख लीजिएगा बच्चों। पहले लिख लीजिएगा मानव जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा मनुष्य के जीनों को, हेडिंग डाल लीजिएगा मानव जीनोम परियोजना, लिखिएगा मनुष्य के जीनों को, लिखिएगा जल्दी से मानव जीनोम परियोजना, लिखिएगा मनुष्य के सभी जीनोमों को समझने, सभी जीनों को समझने, सभी जीनों को समझने, सभी जीनों को समझने और उनको क्रमित करने के लिए, और उनको क्रमित करने के लिए, उनको क्रमित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की गई। एक अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की गई। एक अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की गई जिसका नाम मानव जीनोम परियोजना था, जिसका नाम मानव जीनोम परियोजना था। जो 1990 से जो 1990 से जो 1990 से 2003 तक चली, जो 1990 से 2003 तक चली, 2003 तक चली। और इस परियोजना के तहत वैज्ञानिकों ने मनुष्य के, इस योजना के तहत वैज्ञानिकों ने मनुष्य के लगभग 92% जीनोमों को सफलतापूर्वक क्रमित कर लिया, सफलतापूर्वक क्रमित कर लिया, सफलतापूर्वक क्रमित कर लिया, कर लिया। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, शेष बचे हुए 8% जीनोम को, शेष 8% बचे हुए जीनोमों को क्रमित करने के लिए एक नई परियोजना की शुरुआत की गई, एक नई परियोजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम था। ये देखो, ये लिख लो, टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम या टीलोमियर टू टीलोमियर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, जिसने सफलतापूर्वक सभी मानव जीनोमों को क्रमित करके इतिहास रच दिया। और यह परियोजना 2022 में पूर्ण हुई, 2022 में पूर्ण हुई। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, मानव जीनोम को क्रमित अथवा अनुक्रमित करने के लिए, मानव जीनोम का अनुक्रमण करने से, इस तरह से लिखिएगा, मानव जीनोम का अनुक्रमण करने से मानव जीनोम का अनुक्रमण करने से मनुष्य में पाए जाने वाले जीन का एक डेटाबेस तैयार हो गया, जिससे विभिन्न प्रकार की आनुवंशिक बीमारियों को जानने, समझने तथा
तथा उनके इलाज को खोजने में मदद मिलेगी, तथा उनके इलाज को खोजने में मदद मिलेगी, तथा उनके इलाज को खोजने में मदद मिलेगी मिलेगी जीन चिकित्सा में जीन चिकित्सा जैसी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में जीन चिकित्सा जैसी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में जीन चिकित्सा जैसी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में अभूतपूर्व प्रगति हो सकेगी, अभूतपूर्व प्रगति हो सकेगी, अभूतपूर्व प्रगति हो सकेगी, अभूतपूर्व प्रगति हो सकेगी। हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को लक्षित इलाज मिल सकेगा, हर व्यक्ति को लक्षित इलाज मिल सकेगा, लक्षित इलाज मिल सकेगा। लक्षित इलाज का मतलब क्या होता है कि मान लो कि मेरा जीन तुमसे अलग है, मेरे पे ये दवाएं काम करती हैं, तुम्हारे पे दूसरी दवाएं काम करती हैं, तो मैं एक ही बीमारी है लेकिन दो दवाएं हैं और एक मुझ पर काम करती है, एक सामने वाले पर काम करती है। मेरे जीन इसको इस तरीके से बने हुए हैं कि ये पर्टिकुलर एक दवा नंबर 1 दवा पर काम करते हैं, मतलब मेरे नंबर 1 दवा से हम सही हो सकते हैं, आप नंबर 2 वाली दवा से सही हो सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर को पता चलेगा कि मुझे नंबर 1 वाली दवा असर करेगी, तो सीधी मेरे जीन क्योंकि ऐसे बने हुए हैं तो सीधे नंबर 1 दवा देगा, नंबर 2 दवा देकर मुझ पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, जिससे मैं जल्दी सही हो जाऊंगा और स्वस्थ हो जाऊंगा। ये फायदा मिलेगा। तो इसे बोलते हैं लक्षित इलाज, मतलब कि किसी को मतलब टारगेट करके टारगेट इलाज देना है, ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हो सकेंगी। इसके अलावा अन्य अनुसंधानों में इसकी मदद ली जा सकेगी, अन्य अनुसंधानों में इसकी मदद ली जा सकेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों ने देख लिया मानव जीनोम परियोजना और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब ये बात ये हुई कि भैया जैसे मैंने आपको लक्षित इलाज वाली बात बताई कि भाई हो सकता है कि मेरे जीन अलग हैं, थोड़े से तुमसे अलग हैं, तुम्हारे में दूसरी दवा असर करती है, मेरे में दूसरी दवा असर करती है। तो ऐसे पूरी दुनिया के लिए मानव जीनोम परियोजना थी, टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम था। ठीक है, ये बात तो सही है। लेकिन बच्चों ये बताओ कि भारत के जो नागरिक, भारत में रहने वाले लोग जो लोग हैं, वो रशिया में रहने वाले जो लोग हैं या अमेरिका में जो रहने वाले लोग हैं, उनमें हमें कुछ तो डिफरेंस है ना, तभी तो उनकी बनावट भी थोड़ी अलग है। ठीक है, रशिया वाला अमेरिका से अलग है, अमेरिका वाला इंडिया से अलग है, इंडिया वाला अफ्रीका से अलग है, कुछ तो अलग है ना। और अगर अलग है तो इसका मतलब हमारे जीन उसके जीन में कुछ तो थोड़े बहुत ही सही लेकिन बदलाव तो है। अफ्रीका वाले की जीन हमसे अलग है, ठीक है, रशिया वाले अलग है, ठीक है, अमेरिका वाले अलग है, कुछ तो बदलाव है ना। तो अगर हम भारतीय वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि अगर हमारे अंदर अन्य दुनिया के लोगों से थोड़ा अलग चीजें मौजूद हैं, अलग जीन मौजूद हैं, तो हमें इसे पहचानना चाहिए। हमें जरूर समझना चाहिए कि हमारे अंदर विदेशियों जो पूरी दुनिया के मनुष्य हैं उनमें क्या समानताएं हैं, हमारे और उनके जीनों में क्या समानताएं हैं, और कौन से ऐसे हमारे शरीर में जीन है जो दूसरे दुनिया में पाए जाने वाले अन्य लोगों से अलग है ना। तभी तो फिर यह होगा कि हम भी अपने टारगेट कर सकेंगे कि कुछ दवाएं हो सकता है भारतीय लोगों पर ही असर करें, विदेशियों पर ना असर करें, तो हम क्यों विदेशी दवाएं लगाकर भारतीयों का जो है समय खराब करें या उनकी जान रिस्क में डालें। तो हमें भी समझना चाहिए कि भैया चलो मानव जीनोम परियोजना, टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम, ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो सही है, लेकिन सही है भाई मनुष्यों के बारे में हमारे सारे जीनोम सीक्वेंस कर लिए गए मनुष्य के, ये बात तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हम देखें कि भारतीय लोग कैसे दूसरे लोगों से अलग हैं, क्या हमारे अंदर कुछ अलग जीन मौजूद है, और अगर मौजूद है तो कौन से जीन मौजूद है, बीमारियों के हैं कि अच्छाइयों वाले जीन है, क्या है, थोड़ा समझा जाए, और कौन सी चीजें हम पर, कौन सी दवाइयां हम पर असर कर सकती हैं, कौन सी नहीं असर कर सकती हैं। तो हम हमारा जो हमारे देश के लोग हैं वो कैसे दुनिया से अलग हैं उसको समझने के लिए हमारे देश में 2 परियोजनाएं शुरू की गई, और उनका नाम था, एक का नाम था इंडिजन कार्यक्रम। क्या नाम था बच्चों? इंडिजन कार्यक्रम। ये इंडिजन कार्यक्रम जो था ये CSIR ने इसको शुरू किया, यानी कि हमारे यहाँ जो एक औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, ठीक है, उसने स्टार्ट किया, और उसमें कोशिश की गई कि भारत में 1000 लोगों का सैंपल लिया जाएगा, अलग अलग क्षेत्र के, साउथ इंडिया के कुछ लोगों का, नॉर्थ इंडिया के कुछ लोगों का, नॉर्थ ईस्ट के कई लोगों का, सभी जगहों का, ट्राइबल लोगों का, जो जनजातीय लोग हैं उनका क्या किया जाएगा, जीन उनके शरीर से सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल का मतलब उनका बाल का टुकड़ा वगैरह ले लिया और उसमें से सारे DNA निकालकर और समझा जाएगा कि हमारे यहाँ भारतीय लोगों में कौन कौन सी चीजें समान है, कौन कौन से जीन असमान है, हमारे जीन विदेशों से कैसे समान है और कैसे असमान है, इसको समझने की कोशिश की जाएगी। और फाइनली एक प्रोग्राम की शुरुआत हुई, नाम था इंडिजन कार्यक्रम। फिर दूसरा प्रोग्राम शुरुआत हुआ, ये तो पहला कार्यक्रम था, और फिर इसी तरीके से एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम शुरू हुआ जिसका नाम था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट या जीनोम इंडिया परियोजना। इसमें भी यही काम किया गया, लेकिन इसमें नमूने थोड़ा बढ़ा दिए गए। नमूने क्या बढ़ा दिए गए? अब हमने लक्ष्य लिया कि 10,000 लोगों का हम सैंपल लेंगे। उसमें कितने लोगों का सैंपल था? 1000 लोगों का सैंपल था। इसमें कितने लोगों का सैंपल हुआ? 10,000 लोगों का। तो 10,000 लोगों का सैंपल लेकर हम क्या करेंगे, अपने देश में जो मौजूद लोग हैं उनके जीनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, विदेशियों से क्या हमारी समानताएं और क्या समानताएं, उनको समझने का प्रयास किया जाएगा। तो फाइनली बच्चों एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए हुआ कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इसी 2024 में 27 फरवरी 2024 को कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया ये प्रोजेक्ट, और भारत के लगभग 10,000 सैंपल्स का, 10,000 लोगों के जीनोमों को बाकायदा अनुक्रमित कर लिया गया। ठीक है, अनुक्रमित कर लिया गया, उनको समझा गया, उनको जाना गया, और अभी ठीक है, अभी इस पर भाई हमने अनुक्रमित तो कर लिया 10 सभी जीनों को, ठीक है, लेकिन अभी मतलब ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसकी मदद से, ठीक है, इसकी मदद से भविष्य में हम बहुत सारी चीजों को याद कर पाए। देखिए ये न्यूज में आया था, रहस्य का खुलासा, जीनोम
इंडिया प्रोजेक्ट और इसके 10,000 भारतीय जीनोम की सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग के निष्कर्षों को व्यापक रूप से साझा किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर भारत ने अपने जो मतलब नागरिक हैं, भारत में जो लोग रहते हैं, उनमें से 10,000 लोगों के जीनों का सीक्वेंस, जीनों का सैंपल लेकर उनको सीक्वेंस करके एक पूरा डेटाबेस भारत ने तैयार कर लिया है कि भारतीय लोगों के जीनोम क्या है, कैसे हैं, किस तरीके से हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या फायदा होगा, कौन सी बीमारियों का पता चलेगा, ये तो अनुसंधान का विषय है, ये तो फ्यूचर में इस पर अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन हमने 10,000 लोगों का जीन सीक्वेंस कर लिया। ये सफलता इस बार भारत को मिली है और भारत का जो भारतीय जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों अब आपको समझ में आया होगा कि एक्जैक्टली ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और इंडिजन प्रोग्राम क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको यहां पर मैंने नोट कर दिया, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों। तो क्यों ये किया गया है? ये किस लिए किया गया है कि हम लोग अपने जीनों को समझ सकें और साथ ही साथ भारतीय जीनों को समझ सकें और साथ ही साथ विदेशों से कैसे चीजें अलग हैं उसको भी जान सकें। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, थैंक यू सुधा। नोट कर लिया बच्चों। इसके बारे में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कब तैयार हो गया? क्या यार, जीनोम का अनुक्रमण, अनुक्रमण का मतलब बताया नहीं तुमको यार, इतना बात समझ में नहीं आती दीपांशी, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जितने भी जीन होते हैं कहां पर पाए जा रहे हैं, मैंने बताया था ना 20,000 जीन। पता नहीं क्या तुम लोग सोते होते रहते हो क्या यार, इतनी मेहनत कर करके बिल्कुल जान से लगा लगा के जो है वो बताओ। तुम लोगों को पता नहीं कौन सा, तुम लोग वही बातें, कुछ बातें बोल दोगे तो अभी मीम बना लोगे, उसको वायरल कर दोगे, वरना पढ़ने लिखने वाले लोग तुम हो नहीं। साफ साफ बताया गया कि 20,000 जीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब ये हमारे अंदर कितने उस पे पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, कितने गुणसूत्र पे पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पे पाए जाते हैं। अब कौन सा जीन कहां मौजूद है? 20,000 जीन ये 46 गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, कहां मौजूद है? पहले पे मौजूद है कि तीसरे पे मौजूद है कि पांचवें पे मौजूद है कि 46वें मौजूद है? सब पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा कि ये वाला जीन यहां मौजूद है, ये वाला जीन यहां मौजूद है, फिर ये जीन क्या काम करता है, कौन सा प्रोटीन बनाता है, कौन सी बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है, इसी को बोलते हैं जीन का अनुक्रमण, सीक्वेंसिंग ऑफ जीन, ठीक है। पता नहीं कहां कहां से तुम लोग बिल्कुल एक एक चीज पहले भी समझा चुके हैं, बाद भी समझा चुका हूं, लेकिन चाय पीने चले जाते हो या बाहर पता नहीं क्या पीने चले जाते हो, और फिर अभी बोलोगे कि नहीं सर आप गुस्सा जाते हैं, आप नाराज हो जाते हैं। अरे नाराज होता हूं क्योंकि सीना अपने अपने अपना पूरा कलेजा, सीना, फेफड़ा सब निकाल कर बाहर करके तुम लोगों को एक बात समझाता हूं, इसलिए नाराज हो जाता हूं। और तुम लोग इधर उधर दाएं बाएं करते रहते हो, इसलिए नाराज हो जाता हूं। जो मेहनत करता है वो नाराज होता है। तुम्हारे माँ बाप इसलिए नाराज होते हैं क्योंकि दिन रात जो है मेहनत करते हैं और उसके बाद जब ला के तुम्हें देते हैं, तुम्हारी जरूरतें पूरी करते हैं और तुम बदतमीजी करते हो, उनके साथ धोखा करते हो, तब वो नाराज होते हैं। तो नाराज वही होगा ना जो मेहनत करेगा। एक बार नहीं 10-10 बार चीजों को समझाओ, उसके बाद तुम लोगों को पता नहीं कहां पे कौन सा क्या करके बैठे रहते हो। जब मेहनत करता है इंसान तब नाराज होता है, नहीं मेहनत कर रहा है तो ऐसे उड़ा दिया, ऐसे लिखवा देता सारी बातें, बस खुश रह जाते तुम। प्राची लोड़ी खुद भी कुछ करोगी कि सब हम ही करवा दें? हैं? खुद कुछ भी कर, खुद कुछ भी करना, कुछ तुम भी करना चाहिए तुम्हें कि सब हम ही करवा दें। क्वेश्चन भी तुम्हें करवा दिया जाए, तुम्हें बैठकर लिखवा भी दिया जाए, तुम्हें बैठकर एबीसीडी भी पढ़ा दी जाए और सीधे तुम आईएएस बन के यूपीएससी निकाल कर जाकर तुम लवासना में गद्दे पे सो जाओ। ऐसे थोड़ी ना होगा। यहाँ पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें कर रही हैं, फिर डीपीपी में तुमको सारा नोट दिया जा रहा है, क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो बुक्स अवेलेबल है, उनको खरीदो, उनमें करो, सब यही करवा दिया जाए। और कोई ये मुझे ना बताए, मुझे ये ज्ञान प्लीज, ठीक है। और कोई ये हमसे बिल्कुल ना बताए, बहुत बढ़िया कि नहीं सर सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। अरे मैं गधों को सोच के पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, समझ रहे हो नहीं? जो गधे होते हैं ना उनको सोच के पढ़ा रहा हूं कि मैं गधों को पढ़ा रहा हूं, इसी वजह से 10-10 बार समझाता हूं। तो गधे सोचकर भी पढ़ा रहा हूं, अगर तुम गधे से भी नीचे हो तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्यों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? सॉरी, ठीक है। मैं तो ये सोच रहा हूं तुम जीरो हो, तुम एबीसीडी तुम्हें नहीं आती है, तुम्हें डीएनए से स्टार्ट किया, नहीं डीएनए पढ़ाना शुरू कर दिया, तुमको सेल से स्टार्ट किया, न्यूक्लियस से स्टार्ट किया, क्रोमोसोम से स्टार्ट किया, उसके बाद जाकर जो है तुमको डीएनए और आरएनए और सब कुछ बताया, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल जीरो से मान रहा हूं, गधा सोच के मान रहा हूं कि कुछ नहीं आता इसको, तब से मान के पढ़ा रहा हूं और इसी वजह से एक चीज को 10 बार रिपीट करता हूं, समझ में आ जाए। तो ये मुझे कोई ये आर्गुमेंट ये जो है मुझे ना बताए कि नहीं सर सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ को जल्दी आ जाता है किसी को बाद में। अरे एबीसीडी तो पढ़ के आए होगे, वो भी नहीं हो तब भी मैं यहाँ की एबीसीडी से कर रहा हूँ। तो मैं तो बिल्कुल जीरो से सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तब समझा रहा हूँ, तब इसी वजह से 10-10 बार समझाता हूँ, फिर यहाँ पर लिखता हूँ, फिर तुम्हें नोट्स करवाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो मैं तो इतना लेवल नीचे का इसीलिए 10 बार समझा रहा हूँ। तो इसे ये मुझे ना बताया जाए, कोई अपना ज्ञान अपने पास रखा करो। 100% मैं बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ कि जिन लोगों को जो कहते हैं ना रिपीट करिए, या फिर जो लोग कहते हैं कि नहीं सर क्या कहते हैं फिर से बता दीजिए, ये 100% मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि वो क्लास में नहीं रहते, वो क्लास से बाहर जाके टहल के बाहर आ जाते हैं और उसके बाद या फिर इधर उधर करते हैं, या उनको नींद आ जाती है, या वो पसर जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी करते हैं, तभी उन्हें नहीं समझ में आता है। अगर वो क्लास में कंसंट्रेट होकर 1.5 घंटे की क्लास होती है, इसमें कंसंट्रेट होकर मेरी एक एक बात सुने और ये सोचे कि हम समझने के लिए बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ गधा भी अगर मैं सामने रख दूंगा ना, उसे भी समझ में आ जाएगा कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है और सीक्वेंसिंग क्या होती है। तो तुम गधे से तो नीचे नहीं हो सकते हो ना, तो ये बात सोच लो। तुम 100% इधर उधर दायां बायां जरूर करते हो, तुम क्या तो बाहर चले जाते हो, चाय पीने लगते हो या जो भी करने लगते हो, मुझे नहीं पता।
एक एक चीज एबीसीडी से पढ़ाओ और उसके बाद जो है ऐसी ऐसी बातें करके बिल्कुल तुम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते हो। कभी ये भी सोचा करो सामने वाला है, और फिर तुम ये भी सोचा करो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि जो मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया मेरी वजह से क्यों खराब हो रहा है। मैं तो चाय पीने चली गई थी, मैं तो जो है वो बर्तन धोने चली गई थी, मैं जाके कपड़ा सुखाने चली गई थी, तो मैं जब ये काम कर रही हूँ, या मैं सो गई थी, या मेरा दिमाग इधर उधर हो गया था, किसी का मैसेज पढ़ने लगी थी, ये भी तो कर रही होगी बैठे बैठे, एक मैसेज भी आ रहा होगा तो उसको भी पढ़ रहे होगे। तो अगर ये सब कर रहे हो तो फिर मेरी वजह से दूसरों का क्लास क्यों डिस्टर्ब हो। 95% बच्चों को तो इतनी मेहनत करने के बाद बिल्कुल जीरो से उनको समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल मूड खराब कर देते हैं इतनी मेहनत करने के बाद, ये दो तीन ना बिल्कुल जिनको पढ़ना लिखना नहीं रहता है बिल्कुल मूड खराब कर देते हैं। कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए बच्चों, कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। 95% मेरे प्यारे सभी बच्चे अच्छे हैं, वो पढ़ समझते हैं, और वो कमजोर हैं, उन्होंने नहीं कभी पढ़ा या कभी पढ़ा उससे मतलब नहीं है, वो क्लास में कंसंट्रेट कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। नहीं एक बार में समझ में आ रहा है सर, जब दोबारा उसको मैं रिपीट कर रहा हूं तो दोबारा में समझ में आ जा रहा है, तिबारे में समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन 5 है ना जो चाय पीते रहते हैं, जो मैसेज का रिप्लाई करते रहते हैं। एक कुछ पॉइंट्स इसमें नोट कर लीजिए बच्चों। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत 3 जनवरी 2020 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हुई थी। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत 3 जनवरी, कुछ पॉइंट्स इसके नोट कर लीजिए। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत 3 जनवरी 2020 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हुई थी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हुई थी। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत 3 जनवरी 2020 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हुई थी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हुई थी। इस परियोजना में शामिल लोगों के जीनोम का को इस परियोजना में शामिल लोगों के जीनोम का इस परियोजना में शामिल लोगों के जीनोम का अनुक्रमण करके अनुक्रमण करके अनुक्रमण करके अनुक्रमण करके इस परियोजना में शामिल लोगों के जीनोम का अनुक्रमण करके भारतीय आबादी में रोगों की प्रकृति को समझने रोगों की प्रकृति को समझने रोगों की प्रकृति को समझने और उसका पूर्वानुमान करने में मदद मिलेगी और उसका पूर्वानुमान करने में मदद मिलेगी उसका पूर्वानुमान करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना से भारत में बढ़ रही बीमारियों इस परियोजना से भारत में बढ़ रही बीमारियों इस परियोजना से भारत में बढ़ रही बीमारियों जैसे मधुमेह या डायबिटीज जैसे मधुमेह अथवा डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कैंसर, मस्तिष्क संबंधी रोग मस्तिष्क संबंधी रोग मस्तिष्क संबंधी रोग इत्यादि को इत्यादि को इत्यादि के आनुवंशिक कारणों इत्यादि के आनुवंशिक कारणों को समझने में तथा उनका इलाज ढूंढने में सहयोग मिल सकेगा। तो ये इसका प्रोजेक्ट है। चलो, तो ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल बात क्लियर, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक कहते हैं। डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक के से जाना जाता है। अब ये जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक है, प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझो, जानो, ठीक है। मैं अपना कूल जो है वो जल्दी लूज नहीं करता हूं, बहुत प्यार से बच्चों को दुलार के, प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, कलेजे के टुकड़ों करके पढ़ाता हूं, ठीक है। एक एक चीज मैं ये सोचता हूं कि तुमको जीरो आता होगा, मैं वहां से स्टार्ट करता हूं, सारी मेहनत करता हूं, ठीक है। लेकिन एक लेवल पर आने के बाद आपको, मुझे जब लगता है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं एक तरीके से, जब आप, मैं पढ़ा रहा हूं, आप चाय पी रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, दायां बायां कर रहे हैं, सो जा रहे हैं, बर्तन धुल, कुछ ऐसा काम अगर आप कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर आप नहीं समझ रहे हैं और दोबारा मुझे कहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, और तब मुझे चीजें बुरी लगती हैं। तो इसलिए मैं अपना कूल तभी लूज करता हूं, वरना मैं अपने आप को बहुत कूल रखने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें, बाकी जो है वो सबका इलाज नहीं किया जा सकता। तो इधर देखिए अच्छे से, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक में, अब डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक की अगर बात की जाए या डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक की बात की जाए, तो बच्चों ये तकनीक होती क्या है समझिएगा। ये एक ऐसी तकनीक होती है बच्चों जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी जीव की, मान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, इंसान है, और इस इंसान के शरीर के अंदर, इस इंसान के शरीर के जीन को हम बैक्टीरिया, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो जब इन दो जीवों के डीएनए को, दो जीवों के डीएनए, मान लीजिए इसका डीएनए बच्चों ये है, इसका डीएनए, इंसान का डीएनए ये है, और ये डीएनए जो है वो किसका है, बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया है, ये ह्यूमन है, ये इंसान है।
तो इंसान और बैक्टीरिया के जीनों को क्या किया जाए, मान लीजिए मैं कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बच्चों जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि इंसान किसी एक जीव के जीन को, एक जीव के डीएनए को हम कट करके, ठीक है, कट करके किसी दूसरे जीव के डीएनए के साथ क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे जीव के डीएनए के साथ उसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़ सकते हैं, मतलब इसके साथ मान लीजिए कि ये जीन था, ये बैक्टीरिया का जीन है और हमने ह्यूमन जीन को काटकर बैक्टीरिया के जीन में डाल दिया। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कट करते हैं पहले, मतलब एक जीव के जीन को कट करते हैं और फिर दूसरे जीव के जीन को वहां पर पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी होती है, इस तरीके की जो जीन एडिटिंग होती है, इसे जीन एडिटिंग भी कह सकते हैं या जीनोम एडिटिंग कह सकते हैं। इस तरीके की एडिटिंग को हम लोग नाम देते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक, डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है बच्चों, डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये किसी भी जगह, तो मैंने एग्जांपल दिया कि इंसान के जीन को लिया हमने और ह्यूमन के जीन में डाल दी, सॉरी, इंसान के जीन को लिया हमने और बैक्टीरिया के जीन के साथ उसको ऐड कर दिया। तो ये एक एग्जांपल के तहत है। तो वही है कि जब कभी भी एक जीव के जीन को किसी दूसरे जीव के जीन के साथ ऐड कर दिया जाता है तो इस तरीके से जो नया मतलब ऑर्गेनिज्म तैयार होता है जिसमें एक इसका भी कैरेक्टर होगा, इसका भी लक्षण होगा और इसका भी लक्षण होगा। तो एक ऐसा नया जीन या एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव तैयार होता है जिसमें दोनों जीवों के कैरेक्टर्स मौजूद हों, लक्षण मौजूद हों। तो इस तरीके की जो टेक्निक होती है जिसकी मदद से यह काम किया जाता है उसे डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक या डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक के नाम से जाना जाता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक में क्या किया जाता है। ठीक है, तो डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक में क्या किया जाता है बच्चों कि किसी एक जीव का डीएनए कट करके उस जगह पर किसी दूसरे जीव के डीएनए को ऐड किया जाता है। इसे डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक या डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक के नाम से जाना जाता है। और इसकी मदद से आज पूरी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के जीव, जंतु और पौधे तैयार किए जा रहे हैं इसी डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक की मदद से। तो होप कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक आपको समझ में आई होगी कि आखिर क्या होती है। अब सवाल ये होता है कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक यानी कि आप एक जीव के डीएनए को काट रहे हो, दूसरे जीव के डीएनए को वहां पर ऐड कर दे रहे हो। इसके लिए आपको किसी ना किसी, ठीक है, टूल की जरूरत होगी, कोई ना कोई तकनीक की जरूरत होगी। तो एक तकनीक की जरूरत होगी, किसी चीज से आप काटते होगे, किसी चीज से आप जोड़ते होगे। ठीक है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया का जीन था मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बैक्टीरिया के जीन को यहां से मैंने पहले कट किया, जगह खाली हो गई और फिर हमने इंसान के जीन को वहां पर ऐड कर दिया। तो याद रखिएगा बच्चों, वैसे तो बहुत सारी टेक्निकें अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम जीनों को एक पर्टिकुलर जगह से काट सकते हैं और जीनों को ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया में एक टेक्नोलॉजी है जो काफी मशहूर है जिसका नाम है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्या नाम है उस टेक्नोलॉजी का? क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ये आज दुनिया में सबसे मशहूर टेक्नोलॉजी या सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम जीनों को एक किसी जीव के जीन को कट कर सकते हैं और किसी जीव के जीन को ऐड कर सकते हैं। इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के अंदर हम जीन को कट करने के लिए, ठीक है, यानी जीन को काटने के लिए, जीन को काटने के लिए, पर्टिकुलर जीन को काटने के लिए, उसको लक्षित करने के लिए हम लोग एक केमिकल का यूज करते हैं और के लिए एक केमिकल का यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं Cas9 प्रोटीन। क्या बोलते हैं? Cas9 प्रोटीन। ये जो Cas9 प्रोटीन होती है बच्चों, ये एक ऐसी प्रोटीन होती है जो किसी भी जीन को किसी भी जगह से काट सकती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कई बार इस पर सवाल पूछ चुका है। तो Cas9 प्रोटीन का काम क्या होता है? जीन को किसी भी जगह से काटने की इसके अंदर क्षमता होती है, किसी भी जगह से ये जीन को काट सकता है। इसी वजह से इसे जैविक कैंची कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जैविक कैंची कहा जाता है। तो जैविक कैंची क्या है? Cas9 प्रोटीन है। क्या काम करती है? जीन को काटने के लिए यूज की जाती है। किस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है? क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसी भी जीव के जीन को काटने में मदद करती है। और दूसरी चीज, जो जीन को अब ये वाला कट गया, जगह खाली हो गई, अब इस जीन पर कोई जीन ऐड करना है आपको, नया जीन, मतलब मान लो इंसान का जीन वहां पर जोड़ना है, तो इंसानी जीनों को अगर यहां पर आपको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए भी कुछ केमिकल यूज होते हैं। तो जीन को टारगेट पर, ठीक है, टारगेट स्थान पर जोड़ने के लिए जिस केमिकल का, यानी कि जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं बच्चों डीएनए लाइगेज एंजाइम। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, एंजाइम। तो याद रखिएगा बच्चों, डीएनए लाइगेज एंजाइम वो केमिकल होता है जिससे हम किसी भी जीन को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये सारा काम कहां हो रहा है? किस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हो रहा है? क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में क्या होता है? जीन को काटने के लिए या जीन को एडिट करने के लिए Cas9 प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। Cas9 प्रोटीन जैविक कैंची की तरह काम करती है, जीन को एक पर्टिकुलर पोजीशन से कट कर देती है और जीन को टारगेट स्थान पर जोड़ने के लिए हम लोग डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम जीन को कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात मुझे लगता है हर बच्चे को, वही वाले जो जीरो भी होगा उसको भी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं कि इन दो जीवों के जीन को जोड़कर एक नए प्रकार का जीव तैयार किया जा सकता है जिसमें दोनों के लक्षण मौजूद हो। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया के अंदर अगर ह्यूमन के जीन जोड़ दिए जाए तो बैक्टीरिया के भी जीन मौजूद हो और साथ ही साथ ह्यूमन के भी वो जीन के लक्षण मौजूद हो जो कि हमने जोड़े हैं। तो ऐसा भी बैक्टीरिया तैयार किया जा सकता है जिसमें ह्यूमन के जीन भी ऐड किए जा सकते हैं, ह्यूमन के लक्षण भी मौजूद हो। किया जा सकता है बच्चों, किया जा रहा है इनफैक्ट। ठीक है, और इसके लिए आप जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कहते हैं। जीन को काटने के लिए Cas9 प्रोटीन और जीन को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है। तो ये जीन एडिटिंग टेक्निक है, जीन एडिटिंग तकनीक है। और जीन एडिटिंग तकनीक में हम किसका यूज कर रहे हैं बच्चों? क्रिस्पर का। यूपीएससी ने 2 बार सवाल पूछे हैं इस पर और मुझे नहीं लगता कि आप ना जवाब दे पाए इसका। जाके प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करिए, तब पता चलेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक किसे बोलते हैं और उसके लिए किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, किससे काटते हैं, किससे जोड़ते हैं। समझ में आ गई बात? बिल्कुल बताइए, जल्दी से बताइए। अच्छा मोहिनी, जीन को जोड़ेंगे नहीं तो नया कैरेक्टर कैसे पैदा होगा? मान लीजिए मोहिनी के अंदर हमें जो है वो मोहिनी के अंदर मान लीजिए मुझे बकरी वाली सींग निकालनी है। ठीक है, मुझे एक ऐसा जानवर पैदा करना है जिसमें एक फीमेल के सर पे सींग निकली हो। तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, इंसान के शरीर में, ठीक है, इंसान के शरीर में या उसके बालों वाला जो कोशिका है उसमें हम क्या करेंगे? बकरी के सींग वाले जीन ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपके वही बाल
जो सर में निकले हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, सींग में बदल जाएंगे, क्योंकि वो सींग वाले जीन आपकी बकरी से ट्रांसफर कर दिएंगे, तो आपके पास भी सींग होगी, फिर आप भी रास्ते में चलिएगा, सब आपसे डर के रहेंगे, रात में निकलिएगा, कोई आपके आसपास नहीं फटकेगा, ज्यादा सींग मार देना, ठीक है। तो ये काम किया जा सकता है। तो जब हमें कोई नया जीव तैयार करना होता है जीन एडिटिंग की मदद से, तो ये काम क्या, ठीक है, क्या ये काम कर सकते हैं जीन एडिटिंग। तो हमें आजकल दुनिया में बहुत सारे नए नए जीव पैदा करने हैं, नए नए कैरेक्टर वाले जीव पैदा करने हैं। हमें एक बैक्टीरिया से ही इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, तो इंसुलिन वाले जीन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, जिससे ये बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, और उस इंसुलिन को निकालकर हम जो है अपने पेशेंट को, अपने जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको दे सकते हैं। तो बहुत सारा अनुप्रयोग किया, बहुत सारी दवाएं बनाई जा रही है, बहुत सारे वैक्सीन बनाए जा रहे हैं। अभी आगे मैं उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। समझ में आ रही बात? नोट कर लिया बच्चों? बिल्कुल बात क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक क्या होती है, ठीक है, जिसमें ये काम किया जाता है, क्या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या होती है, मैंने ये बात बताई। लेकिन अभी इसको जो है अभी और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और कल मोहिनी का भी सवाल का जवाब होगा, और भी लोगों के सवाल का जवाब होगा, सर इससे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या ऐसा उत्पादित कर रहे हैं जिसमें जीन को काट रहे हैं, जीन को ऐड कर रहे हैं। आप सुनेंगे ना, आपके दिमाग हिल जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है आज की क्लास रिवाइज करके कल की क्लास में बैठना। जब कल की क्लास में बैठोगे तो ऐसी ऐसी बातें तुम्हें पता चलेंगी, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्या दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हम छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं और दुनिया कहां कहां बदल जा रही है। तो आज मैंने सिर्फ आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों बता दिया, आगे कल इसका एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को मैं समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो है